नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत में कर लेते हैं बड़ी खबर की बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचे। वहीं सीएम योगी ने बठट के पिपरी में बन रहे प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने जनता को संबोधित भी किया और कहा कि आयुष यूनिवर्सिटी से स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। पीएम मोदी के सहयोग से यूपी का विकास हो रहा है और बताना चाहेंगे कि इस ओपीडी के जरिए लोगों को आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी जैसी हानि रहित चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों से परामर्श और इलाज की सुविधा भी मिलेगी। आयुष विश्वविद्यालय में पहले आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के ओपीडी खुलने जा रही है, जिसके बाद धीरे धीरे ओपीडी का विस्तार किया जाएगा। इसके दूसरे चरण में योगा और नेचुरोपैथी की ओपीडी भी चलाई जाएगी। वहीं विश्वविद्यालय में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी अनुमति भी अब मिल चुकी है। विश्वविद्यालय की ओपीडी शुभारंभ के लिए आज यह तिथि तय की गई है, यानी कल से विशेषज्ञ चिकित्सक आयुष पद्धति के माध्यम से यहां पर मरीजों को नियमित देखना प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा लाभ इसका भटट, चरगावा, पिपराइच, बगल में परतावल, पनियरा और गोरखपुर जनपद के सभी वासियों को, महाराजगंज जनपद वासियों की इसके बाद तुरंत महाराजगंज जनपद लग जाता है, इन सबको प्राप्त होने वाला है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको मैं इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ चुका है। पहले केवल गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, उधर बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, नेपाल के सभी लोगों को, बिहार के लोगों को, सबको गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आना होता था। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है सामने। अब्दुल्ला आजम खां की विधायकी खत्म हो चुकी है। जी हां, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको सुना रहे हैं। 2 साल की सजा के बाद यह फैसला लिया गया है। बताना चाहेंगे कि विधायक अब्दुल्ला आजम की भी सदस्यता रद्द हो चुकी है। रामपुर की स्वार सीट से विधायक थे अब्दुल्ला, वहीं अब्दुल्ला आजम खां की विधायकी अब चली गई है। तो एक बार फिर से सपा की मुश्किलें रामपुर की सीट से थोड़ी सी और बढ़ती हुई। छजलैट केस में मिली थी 2 साल की सजा और इसी सजा के चलते विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। रामपुर की स्वार सीट से विधायक थे अब्दुल्ला आजम खां की विधायकी खत्म हो चुकी है। सपा के लिए एक और बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। उनके एक और विधायक की सदस्यता रद्द हो गई है। छजलैट केस में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और उसके बाद आज विधायक अब्दुल्ला आजम खां की फिलहाल अब सदस्यता रद्द हो चुकी है। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जहां अब्दुल्ला आजम खां की विधायकी खत्म हो चुकी है। सपा के एक और विधायक की विधायकी जाती हुई 2 साल की सजा के चलते ये फैसला लिया गया। छजलैट केस में 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके चलते विधायक अब्दुल्ला आजम खां की सदस्यता को किया गया है रद्द। रामपुर की स्वार सीट से विधायक थे अब्दुल्ला, वहीं अब्दुल्ला आजम खां की विधायकी अब खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 साल की सजा के बाद ये विधायकी गई है और छजलैट केस में मिली थी उन्हें 2 साल की सजा। तो विधायक अब्दुल्ला आजम खां की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है और रामपुर की स्वार सीट से विधायक थे अब्दुल्ला आजम। तो अब्दुल्ला आजम खां की विधायकी खत्म होती हुई और इसी के साथ देखा जा रहा है कि सपा की जो मुश्किलें हैं वो
कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनको एक और झटका मिल गया है। ऐसे में छजलैट केस में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद विधायक अब्दुल्ला आजम खां की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। रामपुर की स्वार सीट से विधायक थे अब्दुल्ला और उनकी विधायकी खत्म हो चुकी है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए रामपुर से सांसद घनश्याम लोधी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो घनश्याम जी, स्वागत है आपका। और घनश्याम जी, जानना चाहेंगे कि सपा को एक और बड़ा झटका इसे माना जाए, उनके एक और विधायक की सदस्यता चली गई है। नहीं, सपा के तो करने का फल है। ये तो सपा जैसे करती है वैसे ही भुगतना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और आज चलो देर से हुआ, लेकिन ये रामपुर भाजपा में हो चुका है, क्योंकि यहाँ पहले लोकसभा उपचुनाव हुआ, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ और फिर उपचुनाव होने जा रहा है। मैं समझता हूँ पांचों की पांचों विधानसभाओं पर भाजपा का कब्जा होगा जब तक लोकसभा चुनाव आए। बिल्कुल। तो घनश्याम जी, 24 के चुनाव के लिहाज से भी रामपुर और आसपास के जिलों में इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? नहीं, असर देखो, एक सपा का एक भय का माहौल होता था। अब वो आसपास के जिलों में भय का माहौल खत्म हो चुका है और वो इसकी शुरुआत रामपुर से हुई है। और मैं समझता हूँ एक शुरुआत, ये नई शुरुआत है और नए भारत की शुरुआत है। इसमें हिंदू मुसलमानों ने सबने इकट्ठा होकर इस रामपुर के 2 चुनाव हुए हैं, उपचुनाव, तो दोनों में मतदान किया है। और मैं समझता हूँ तीसरा फिर होने जा रहा है। इसमें भी हर बिरादर की जनता इसमें मतदान करेगी और भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। बिल्कुल घनश्याम जी, और इसी मुद्दे पर आपसे तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बड़े मुद्दे पर अधिक बातचीत करने के लिए अब विधायक आकाश सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो आकाश जी, स्वागत है आपका। और सपा के लिए जिस तरह से ये बड़ा झटका एक तरीके से माना जा रहा है कि उनके एक और विधायक की अब सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। देखिए, जब झूठ पर कोई पहाड़ खड़ा किया जाता है तो उसका यही हाल होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। आजम ने जिस तरीके से जो उनके कृत्य थे, आज उसी की सारी सजा इनको मिल रही है। जिस तरीके से इन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए, सारे नियमों को ताक पर रखते हुए अपने परिवार को ही विधायक और सांसद बनाया था, आज उसी का ये फल है जो इनके सामने आ रहा है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। बिल्कुल आकाश जी, तो आजम के बाद अब अब्दुल्ला लगातार निशाने में है। ऐसे में पश्चिम की पॉलिटिक्स में आजम और उनके बेटे पर बार बार आफत के सियासी संदेश क्या कुछ? देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे को जबरदस्ती विधायक बनाने के लिए, अगर देखा जाए देश में अपने आप में ये पहला ऐसा मामला होगा कि एक व्यक्ति 2 बार विधायक बनता है और दोनों बार उसकी विधायकी को कोर्ट के द्वारा ही छीना जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा मामला और ऐतिहासिक मामला है। बिल्कुल आकाश जी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामपुर की स्वार सीट से विधायक थे अब्दुल्ला, जिनकी सदस्यता को आज रद्द कर दिया गया है। विधायकी उनकी चली गई है। सपा को एक और बड़ा झटका लगता हुआ 2 साल की सजा के बाद अब उनकी विधायकी चली गई है। फिलहाल बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षाएं गुरुवार यानी कल 16 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। और यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को धोखाधड़ी मुक्त और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अधिकारियों को आगे आदेश दिया है कि जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे। परीक्षा पत्रों की कड़ी निगरानी के लिए स्कूलों में प्रधानाध्यापक के कमरे के अलावा एक अलग कमरा भी होगा। तमाम कैमरों से निगरानी की जाएगी। तो यूपी बोर्ड परीक्षा कल से शुरू होने जा रही है, जिसके चलते तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं परीक्षा केंद्रों पर। ये तमाम तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं, हरदोई से, कासगंज से, ललितपुर से। चौथी तस्वीर लखनऊ से है हमारे सामने। प्रयागराज, सहारनपुर, संत कबीर नगर और मुजफ्फरनगर की ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरह से कंट्रोल रूम्स बनवाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिलने वाली हैं। कल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा है, जिसके मद्देनजर 8 तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हुई हैं कि किस तरह से यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर ये तमाम तैयारी की गई है। नकल करने वालों पर अब एनएसए भी लागू होगा। नकल करते पकड़े गए तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा।
और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुजफ्फरनगर से पवन जुड़ने जा रहे हैं, वहीं लखनऊ से तौकीर। तो तौकीर से सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तौकीर, कल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। तमाम परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। इस बार कहा जा रहा है कि नकल करने वालों की खैर नहीं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए इस बार 58 लाख से ज्यादा बच्चे हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा देंगे। पिछले साल के आंकड़ों में 7 लाख बच्चे बढ़े हैं, यानी कि पिछले जो बच्चे बैठे थे उसमें 7 लाख से इस बार 7 लाख बच्चे ज्यादा बैठेंगे। फिलहाल जो हम एक परीक्षा केंद्र पर ही खड़े हैं, आप देखेंगे तस्वीरों में जो बच्चे हैं वो अपने रोल नंबर देखने यहाँ आज से ही पहुंच चुके हैं। बाहर लिस्ट लगा दी गई है। तैयारियों की बात की जाए तो ये एक सेंटर है, इंटर के एग्जाम कल यहाँ से शुरू हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे ऊपर हम आपको दिखाएंगे जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वो इस तरह से यहाँ पर लैस किया गया है कि नकल विहीन इस पूरे सेंटर को बनाने के लिए थोड़ा अंदर और जाएंगे तो आपको दिखाएंगे हम कि ये लगातार सीसीटीवी कैमरे आपको जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह से सभी सेंटर्स को तैयार किया गया है कि ताकि नकल विहीन इन सेंटर्स को बनाया जा सके। जो बच्चे हैं वो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर अपने लिस्ट में नाम तलाश रहे हैं। तो सुबह से ही सिलसिला चल रहा है, सब बच्चे क्योंकि काफी दूर दूर सेंटर्स होते हैं, इसीलिए सभी लोग अपने अपने सेंटर्स पर जाकर आज ही सारी तैयारियां देख रहे हैं कि किस तरह से उनको जाना है, क्या अपनाना होगा, किस तरह साधन मिलेगा उनको। 2 पाली में ये परीक्षाएं होंगी, सुबह 7 बजे से और उसके बाद 2 बजे से। तो इसके बाद जो इंटर और हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके अलग अलग पालियों में भी शिक्षा और परीक्षाएं होंगी। सबसे बड़ी बात है कि 129 से ज़्यादा जो परीक्षा केंद्र हैं वो लखनऊ में है और 8000 से ज़्यादा करीब उत्तर प्रदेश में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ शुरुआत से ही कह रहे हैं कि नकल विहीन परीक्षाएं होंगी। इसके लिए जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, एक अलग रूम बनाया गया है जहाँ पे बच्चों को चेक किया जाएगा ताकि नकल की कोई भी सामग्री अंदर ना जा पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी कहा गया है कि जो नकल माफिया अगर इसमें पकड़े जाते हैं, अगर वो रैकेट के तौर पर नकल कराते पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मुकदमे दर्ज होंगे और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी उन पर कार्रवाई होगी। तो फिलहाल कल की जो परीक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बच्चे हैं यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा तादाद में मिलते हैं और ये परीक्षाओं को लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था को भी देखना होगा और जो बाकी अमला है वो भी देख रहा है कि जो बच्चे हैं उनको अपने गंतव्य तक जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, और मुजफ्फरनगर से पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पवन, मुजफ्फरनगर में क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें? तो पवन से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तौकीर का फिर से रुख कर लेते हैं। तौकीर, लखनऊ में जिस तरह से आप यहां पर हैं और विशेष इंतजाम भी किए गए हैं, ऐसे में अब उन पर एनएसए की कार्रवाई होती हुई भी नजर आएगी और ये पहली बार हुआ है जब कॉपियों के हर पेज पे बारकोड की व्यवस्था को लागू किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए नकल ना हो, नकल विहीन परीक्षाएं हों, इसको लेकर लगातार प्रयास जारी रहते हैं। सभी सरकारों ने इस तरह की कोशिश की है लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए थे कि सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, कॉपियों पे बारकोड हो। अब आप यहाँ देख रहे हैं सभी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं जो कल इस परीक्षा में शामिल होंगे, अपने अपने रोल नंबर तलाश रहे हैं। उसके अलावा जो उनका कौन सा रूम होगा इसको लेकर भी वो जानकारी आज जुटा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मुफट से, मुफट स्कूल से आए जी। अच्छा, कहाँ रहते हैं? वजीरगंज। तो तैयारियां पूरी हो गई? जी बहुत तैयारी अच्छी हो गई, अभी और रह गई है जी। तो देखिए ये बच्चे हैं जो तैयारियां पूरी कर चुके हैं और यहाँ पर आज आए हैं अपनी स्कूल को देखने, अपने सेंटर्स को देखने, रोल नंबर को देखने कि किस रूम में उनको बैठना है। तैयारियां पूरी हैं, बच्चे तैयार हैं और जाहिर सी बात है जिसने पढ़ाई की है उसके लिए किसी भी तरह के नकल के लिए चाहे कितने भी नियम बनाए जाएं, अगर उनको परीक्षा पढ़कर ही देनी है तो ऐसे बच्चों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो पढ़ कर आए हैं इसलिए उन पर कोई इस तरह के नियम कानून पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बढ़िया अच्छे मार्क्स के साथ वो परीक्षाएं उत्तीर्ण करेंगे। बिल्कुल, तो एक बार फिर से हमने संपर्क साधने की कोशिश की है पवन से। तो पवन, इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, इसके लिए मुजफ्फरनगर और उनके तमाम छात्र कितने तैयार? मनीषा, मैं आपको जनपद के बाद मौजूद हूँ। कल से बोर्ड का एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं जिसके लिए प्रशासन द्वारा बड़ी एक तैयारी की गई है। मैं आपको बता दूं मुजफ्फरनगर के अंदर 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 5 जोन व 16 सेक्टर में मुजफ्फरनगर को बांटा गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर 2950 कैमरे भी लगाए गए जिनकी निगरानी में यह बोर्ड की एग्जाम होंगे। आपको बता दूं मैं हाई स्कूल में इस वक्त मुजफ्फरनगर के अंदर 32,412 स्टूडेंट परीक्षा देंगे कल से और इंटरमीडिएट के 28,669 स्टूडेंट परीक्षा देंगे जिनमें छात्र और छात्राएं दोनों सम्मिलित है।
टोटल 61,081 स्टूडेंट 2023 से ये एग्जाम बोर्ड परीक्षा के देंगे। मेरे साथ ज्यादा जानकारी है जिला विद्यालय निरीक्षक गजेंद्र सिंह जी मौजूद है। बात करते हैं किस तरह की तैयारियां, क्या स्पेशल आपकी दफा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी गजेंद्र जी, आपका पहले तो स्वागत है जनता टीवी में। और सर, कल से बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, तो किस तरह की खास तैयारियां आपके विभाग की तरफ से की गई है? देखिए, हमारे जनता टीवी में 75 परीक्षा केंद्र हैं और 75 परीक्षा केंद्र जैसा आपने बताया कि 61,000 बच्चे इसमें भाग लेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV, DVR, राउटर और वॉइस रिकॉर्डर लगे हैं। उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग रूम की व्यवस्था की गई है, डबल लॉक की अलमारी की व्यवस्था की गई है। सभी जगह पर 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। उसके साथ साथ सभी केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और जो सहायक केंद्र व्यवस्थापक हैं वो उनके लोगों की प्रेजेंस में ही पेपर वहां से निकाला जाएगा। और उसके साथ साथ इस बार जो हमारी उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था है उसमें भी खास तौर से एक चीज ये रखी गई है कि उत्तर पुस्तिकाएं धागे से सिली हुई है साइड से, और उसके पास बारकोड है, उसके ऊपर एक सीरियल नंबर है, और उसके अलावा उसमें परफोरेशन भी किया गया है। 2023 जो लिखा गया है सिर्फ से लिखा गया है। तो ऐसे में कोई भी डुप्लीकेट कॉपी का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। पहली बार सुन रहे कि बारकोड लगाया है। हाँ जी, पहली बार बारकोड का इस्तेमाल हुआ है। हाई स्कूल में पहली बार जो है वो OMR शीट का प्रयोग हो रहा है। OMR शीट जो है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, उनके उत्तर देने के लिए उनमें जो सही ऑप्शन होता है उसको काला करना पड़ता है डॉट पेन से। तो वो आंसर उसमें दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, और वो अलग से पैकिंग होकर वो संकलन केंद्र पर जाएगी। हमारे यहाँ एक संकलन केंद्र बनाया गया है, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम बनाया गया हमारा मुख्यालय पर, जिसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे विभागीय अधिकारी भी हैं, और हम एक एक कमरे पर, एक एक केंद्र पर पूरी तरीके से निगाह रखेंगे। जहां कहीं भी थोड़ी सी हरकत हमें इस तरीके की लगेगी कि अनवांटेड है, अनरिक्वायर्ड है, तो उस जगह हम तुरंत ही स्ट्राइक करेंगे। हमारे 6 सचल दल हैं, क्षेत्र में रहेंगे, जहां पर भी हम शिकायत मिलेगी तुरंत सचल दल को वहां रवाना करेंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी या किसी प्रकार की ढिलाई किसी भी स्तर पर नहीं होने दी जाएगी। जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, सभी लोग अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जनपद में नकल विहीन जो परीक्षा है उसको हम संचालित करेंगे। आपकी दफा सरकार ने NSA लगाने के लिए नकल माफियाओं या जो विद्यार्थी नकल करीनों पर की गई है, किस तरह की क्या मैसेज है? देखिए, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि जितने भी नकल माफिया हैं उनको नेस्तनाबूद कर जाए, खत्म कर दिया जाए। इसलिए ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनको डिमोरलाइज करने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि अगर कहीं कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार से प्रश्न पत्रों का प्रकटन करेगा, किसी प्रकार से नकल कराने की कोशिश करेगा, तो उनके खिलाफ NSA की कार्रवाई होगी। साथ साथ उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए आदेश माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से हुए हैं। देखो सब बात करेगा प्राथमिक चिकित्सा की, क्योंकि जब एग्जाम होंगे तो बहुत सारी सुविधाएं बच्चों हो जाती है, प्रॉब्लम आती है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, हमारे यहाँ पहले भी बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। पिछले वर्षों में हमने अपने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, अपने CMO के स्टाफ के माध्यम से ये व्यवस्था कराई है कि सभी CSC और PSC वो परीक्षा के समय ओपन रहेंगे, वहां डॉक्टर मौजूद रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी भी बच्चे के साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है, पहले तो उसको प्राथमिक चिकित्सा के आधार पर वहां पर सेंटर पर ही डील करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर बच्चा किसी प्रकार से मान लीजिए कि उसको ज्यादा कोई परेशानी है, तो उस समय 108 जो हमारी एम्बुलेंस सेवा है उसके लिए हमें CMO साहब का आश्वासन मिला है कि 8-10 मिनट के अंदर वही सेंटर को उपलब्ध होगी। किसी तरीके से कोई चिंता की बात नहीं है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बात करें 1.5 साल स्टूडेंट की, तो क्या सभी एडमिट कार्ड बच्चों की जो पूरी तैयारी होती है वो हो चुकी है? आप एडमिट कार्ड के लिए बिल्कुल सभी हमारे जो परीक्षार्थी हैं उनको प्रवेश पत्र हमारे यहाँ से लगभग 1 सप्ताह पहले ही चले गए हैं, वितरित हो चुके हैं। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी जो हमारे कक्ष निरीक्षक लगेंगे, कोई भी कक्ष निरीक्षक ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपने पहचान पत्र ना हो। हमने स्पेशली आदेश दिया है कि प्रवेश अपने जो पहचान पत्र हैं कक्ष निरीक्षकों के, उसके साथ साथ वो अपना आधार कार्ड भी अपने साथ रखेंगे, और डिपार्टमेंटल अगर कोई आदेश दिए गए उस आदेश को भी अपने साथ रखेंगे। कोई भी मोबाइल या ऐसी कोई भी डिवाइस जिससे किसी प्रकार से नकल में सहायता मिल सकती है, ना तो कक्ष निरीक्षक अपने साथ लेके जाएगा, ना ही कोई परीक्षार्थी लेके जाएगा। जो केवल जो परीक्षा केंद्र है उस पर केवल केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक को ही मोबाइल रखने की अनुमति होगी।
उसके अलावा सभी के मोबाइल एक अलग उसके लिए हमने व्यवस्था कराई कि उसमें रखे जाएंगे, कोई भी किसी तरीके से कोई भी मोबाइल क्लास के अंदर नहीं जाएगा। तो जब सब बात करेंगे जनपद में कल से पेपर शुरू हो रही है, तो किस तरह की अपील आप छात्र छात्राओं से करना चाहते हैं उनके भविष्य को? बिल्कुल पवन, तो पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे और फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है, ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो और शांतिपूर्वक ढंग से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को संपन्न कराया जा सके। फिलहाल यहां पर बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त होने के बाद भी शिव प्रताप शुक्ला अपने पुराने दिनचर्या को नहीं भूल पाए हैं। बता दें कि सुबह जब वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में टहलने के लिए पहुंचे तो आम लोगों से लेकर विपक्ष के नेताओं तक उनका मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था और बिना किसी सुरक्षा के वो टहलते हुए देखे गए। लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए कि राज्यपाल बनने के बाद आज भी उनके अंदर वही सादगी है। अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और आधे घंटे ध्यान करने के बाद टहलने के लिए निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री इस बात की बात कर सकता है कि 140 करोड़ जनता देश की मेरा सुरक्षा कवच है, तो मैं तो एक छोटे प्रदेश का राज्यपाल उन्हीं लोगों के द्वारा तय किया गया हूँ और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किया गया हूँ। वैसे भी मैं अपने सामान्य जीवन जीने का आदी रहा हूँ। मैं मंत्री रहा तो भी सामान्य जीवन जीता रहा और ऐसे ही टहलता रहा इन लोगों के बीच में। राज्यपाल हो जाने के बाद भी हम अपने सामान्य जीवन को इस नाते नहीं छोड़ेंगे कि इसी सामान्य परिवारों के बीच से उठ करके गया हूं और पुनः इसी सामान्य परिवार के बीच मुझे आना है, तो आने और जाने के क्रम में मैं कोई व्यवधान नहीं लेना चाहता हूं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई और इस दौरान कैबिनेट बैठक में आए 52 मामलों पर सहमति बनाई गई। मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट ब्रीफिंग करते हुए सभी बिंदुओं को सामने रखा। साथ ही आपको बताते चले कि इस बैठक में तय किया गया है कि अगला विधानसभा का सत्र 13 से 18 मार्च के बीच गैरसैंण भराड़ी सैड़ा में होगा और साथ ही कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जाएंगे, जिसमें स्टार्टअप नीति 2023 को भी मंजूरी दी गई है, जो कि सभी प्रदेशों की नीतियों को देखने के बाद बनाई गई है। जो कि सर्कल रेट हैं, जो जमीन के ट्रांसफर के समय जिसके बेस पे स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट की जाती है, उसका रिवीजन नियमानुसार हर साल होना चाहिए, लेकिन 2 साल कोविड के कारण नहीं हुआ, इसलिए 3 साल बाद इसका रिवीजन हो रहा है। और इसमें जो व्यवस्था है उसमें डीएम से आज्ञा मांगी जाती है। डीएम भी हर एक लोकेलिटी का, हर एक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि जो पुराना सर्कुलेट क्या है और आजकल वहाँ रजिस्ट्रियाँ क्या हो रही हैं। प्लस जो इंटरनेट पे जो ऐसी वेबसाइट हैं जो ज़मीनों का खरीद फरोख्त करती हैं, उनके ऊपर भी रेट आ जाते हैं कि किस लोकेलिटी में जो जगह बिक रही है वो किस रेट पे बिक रही है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। और पुरानी देहरादून में बेरोजगार युवाओं के समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रही है और 9 फरवरी को युवा बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध और भर्ती घोटालों की जांच सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और सचिवालय का घेराव भी जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस ने सचिवालय घेराव कर धरना प्रदर्शन भी किया। बेरोजगार युवाओं के समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रही है। विगत 9 फरवरी को युवा बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध और भर्ती घोटालों की जांच सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं अब आंदोलन को उग्र करने के लिए कांग्रेस ने रणनीति भी बनाई है कि इस आंदोलन को जिला, ब्लॉक और बूथ लेवल तक चलाया जाएगा। घटना घटी उसके बाद हम लगातार कुछ मांगे कर रहे हैं। मुकदमे वापस करने की मांग है, बॉबी पवार और उसके साथियों को जेल से बाहर करने की मांग है, क्योंकि वो लड़के तो शांतिप्रिय ढंग से बैठे थे और सबने देखा है। पथराव करने वालों की गिरफ्तारी होती समझ में आता,
अराजक तत्वों की गिरफ्तारी समझ में आता। जो बच्चे जेन्युइन मांग कर रहे थे उनको ही जेल में ठूस दिया और 307 जैसी गंभीर धारा उन पर लगा दी। और कल की घटना जो है जिसमें पुरोला के एक बच्चे ने जब ये कहा कि सील टूटी हुई है, उसने डीएम से शिकायत की, एसडीएम से शिकायत की, उसके बाद उस पर दबाव बनाते रहे शाम तक कि तो ये मामले को वापस ले ले। जब वापस नहीं लिया तो उसी पे नकल विरोधी कानून के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर दिया। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता।